हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में फाइनेंसिंग डिसीजन जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में होता है उसे डिस्कस करेंगे। तो अर्लियर वीडियो में हमने फाइनेंशियल मैनेजर के जो तीनों इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं उनका ओवरव्यू लिया था और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक डिसीजन को प्रॉपरली देखेंगे और कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं वो भी यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है? सो बेसिकली ये डिसीजन है कि कहाँ से और कितना पैसा रेज करना है। ठीक है, हाउ मच टू बी रेज एंड फ्रॉम विच सोर्स टू बी रेज्ड। तो फिनांस का है, फिनांस मतलब आपको पता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में प्रोक्यूरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, प्रोक्यूरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। तो प्रोक्यूरमेंट मतलब क्या होता है? एक्विजिशन, कहाँ से पैसा रेज करना है। तो फाइनेंसिंग डिसीजन इज अबाउट एक्विजिशन, प्रोक्यूरमेंट, कि पैसा कहाँ से रेज करें और कितना रेज करें। और आप जो ये डिसाइड करते हैं ना, वो ये डिटरमाइन कर देता है कि आपके एंटरप्राइज की, आपके बिजनेस में आपकी कैपिटल की कॉस्ट कितनी पड़ने वाली है और किस डिग्री का रिस्क कंपनी को बियर करना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल रिस्क और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होती है वो दोनों इसी बात पर डिपेंड करती है कि आपने कौन से सोर्स से और कितना पैसा रेज किया है। इज इट क्लियर? सो फाइनेंसिंग डिसीजन इज अबाउट व्हाट, कि कितना पैसा, क्वांटिटी, फिनांस, कितना अमाउंट हमें रेज करना है, किस सोर्स से। अब किस सोर्स की बात करें तो लॉन्ग टर्म के कौन से सोर्स से हमें कितना पैसा रेज करना है, दैट इज अबाउट फाइनेंसिंग डिसीजन। क्लियर है? तो अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि कौन से सोर्स से, तो सोर्स दो तरीके के हो गए। मतलब लॉन्ग टर्म सोर्स की अगर हम बात करें तो फंड रेज करने के लिए हमारे पास दो तरीके के सोर्स है। एक हमारा होता है शेयर होल्डर फंड, जिसको हम कहते हैं ओन्ड फंड, है ना। ओन्ड फंड मतलब अपना फंड, तो शेयर होल्डर फंड्स। और दूसरा हमारा होता है बोरोड फंड। बोरोड मतलब फंड क्या हो गया? उधार का फंड, है ना। तो एक हो गया ओन फंड, दूसरा हो गया बोरोड फंड। अब अगर हम शेयर होल्डर फंड्स की बात करें तो ये रिफर करता है किस चीज़ को? शेयर होल्डर फंड का मतलब, अगर ओन फंड से हमको पैसा रेज करना है तो मतलब हम कहाँ से रेज करेंगे? या तो इक्विटी कैपिटल से रेज करेंगे या रिटेन्ड अर्निंग से रेज करेंगे। वहीं अगर हम बोरोड फंड के थ्रू रेज करना चाहते हैं पैसा, तो हम कहाँ से करेंगे? डिवेंचर इशू करके करेंगे या फिर अदर फॉर्म ऑफ डेब्ट्स करेंगे, बैंक के लोन लेंगे, है ना। अलग अलग तरीके के लोन लेके हम पैसे को रेज करेंगे। तो फाइनेंसिंग डिसीजन में एक फाइनेंशियल मैनेजर को ये डिसाइड करना पड़ता है कि उसे कहाँ से, मतलब कहाँ से का मतलब हो गया लॉन्ग टर्म के किस सोर्स से, कहाँ से और कितना पैसा रेज करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि ये जो डिसीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है और इस पे पूरे ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट डिपेंड करती है, फाइनेंशियल रिस्क डिपेंड करता है, इसलिए इसको बहुत ही केयरफुल तरीके से लेना चाहिए। ठीक है, अब ये तो है, ठीक है, कि मुझे किस सोर्स से लेना है और कितना लेना है। सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। अगर एक ही सोर्स है तो हम लेंगे नहीं कि हम इक्विटी से सिर्फ ले लेंगे या सिर्फ डिवेंचर से ले लेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को दोनों चीज़ें चाहिए। आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट उठा के देखिए तो आपको डिवेंचर भी दिखेगा, आपको इक्विटी शेयर कैपिटल भी दिखते हैं, आपको प्रेफरेंस शेयर भी दिखेंगे, है ना, आपको रिटेन्ड अर्निंग भी दिखेगी, बैंक लोन भी दिखेगा। आप अपने बुक्स के न्यूमेरिकल में उठा के देखिए, आपको बैलेंस शीट में ये सब चीज़ें दिखती हैं। इसका मतलब जो कैपिटल रेज की जाती है वो किसी एक सोर्स से तो रेज नहीं की जाती है। इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजर को ये ज़रूरी होता है कि ये क्या करे? जुडिशियस मिक्स करे, मतलब एक वॉइस कॉम्बिनेशन तैयार करे। वॉइस कॉम्बिनेशन किस चीज़ का? डेब्ट का और इक्विटी का। अपने फाइनेंसिंग डिसीजन लेते वक्त उसे ये ज़रूरी है, फाइनेंशियल मैनेजर को ये ज़रूरत होती है कि वो डेब्ट और इक्विटी का सही प्रपोर्शन, एक वॉइस कॉम्बिनेशन फिक्स करे। जो कि क्या हो सकता है? डेब्ट एंड इक्विटी की जब बात कहते हैं तो मतलब क्या हो गया? डिवेंचर हो गए या फिर लोन हो गया या इक्विटी शेयर हो गए या प्रेफरेंस शेयर्स हो गए या रिटेन्ड अर्निंग होगी, सब कुछ। तो देखिए, बोला हमेशा जाता है डेब्ट एंड इक्विटी, पर डेब्ट एंड इक्विटी का मतलब हो गया ओन्ड एंड बोरोड वाला दोनों चीज़। तो डेब्ट का मतलब हो गया डिवेंचर भी और लोन भी, और इक्विटी में आपके सब आ जाते हैं, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल सब आ जाते हैं। तो डेब्ट और इक्विटी की बात कही जाती है। रिटेन्ड अर्निंग ये भी इसमें आ जाता है। क्लियर है? सो ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगा, डेब्ट एंड इक्विटी आपको किस सोर्स से कितना रेज करना है और एक अच्छा कॉम्बिनेशन आपको फिक्स करना है। ठीक है, अब ये जो अच्छी कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, जो प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं कि डेब्ट और इक्विटी का सही प्रोपोर्शन जो फिक्स होना चाहिए, ये जब डिसीजन लेना होता है ना, तो ये डिसीजन किस बात पर डिपेंड करता है? ये डिसीजन डिपेंड करता है इन ओन्ड एंड बोरोड सोर्सेज की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पे। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या हुआ, ये समझिएगा कि मुझे ओन्ड से कितना पैसे रेज करने हैं, बोरोड सोर्स से कितना पैसा रेज करना है, दोनों का मिक्स करके हमको करना है। 100 करोड़ कैपिटल चाहिए तो हम 75
ओन्ड रखें 25 बोरोड रखें, या 50 ओन्ड 50 बोरोड रखें, या फिर हम 60 ओन्ड रखें 40 बोरोड रखें। ये जो रेशियो आपको फिक्स करना है ना कि कितना कितना हमारा होना चाहिए, ये कैसे डिसाइड कर पाएंगे? तो इस प्रोपोर्शन को फिक्स करने में कौन हेल्प करता है? ये ओन्ड बोरोड कैपिटल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो उनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो हमें हेल्प करती है। वो इनकी जो कॉस्टिंग होती है वो हमें हेल्प करती है। ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करती हैं प्रोपोर्शन को फिक्स करने में, ठीक है? तो एक बार ना इनके हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। अब जैसे हम बोरोड फंड की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया? अगर आपने डेब्ट से डिबेंचर इशू करके या लोन लेके अगर आप सोच रहे हैं कि हम इससे पैसे रेज़ करेंगे और इसका प्रोपोर्शन आप ज़्यादा रखना चाहते हैं, तो उस वक़्त आपको क्या-क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? पहली बात तो क्या मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी कि देखिए, अगर आपने बोरोड फंड से रेज़ किया है, तो जो उस पे इंटरेस्ट है, वो आपको पे ही करना पड़ेगा, चाहे आपकी कंपनी को प्रॉफ़िट हो, चाहे ना हो, क्योंकि ये ऑब्लिगेशन होगी, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जिसे कहते हैं ना, ज़िम्मेदारी। ऑब्लिगेशन मतलब आपकी ज़िम्मेदारी बनती है और ज़िम्मेदारी कैसी है? सोशल ज़िम्मेदारी नहीं है, फ़ाइनेंशियल मतलब पैसे देने पड़ेंगे। फ़ाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है आपकी कि आपको वो देना ही देना है, चाहे प्रॉफ़िट हो और चाहे ना हो, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो पैसा आपने उधार लिया है ना, उसको एक फ़िक्स टाइम के बाद आपको रीपे भी करना है। भाई एक होता है ना मैच्योरिटी डेट जैसे हो कि 10 साल का डिवेंचर है, तो 10 साल के बाद आपको उस डिवेंचर का अमाउंट पूरा जितना पैसा था, पूरा का पूरा रिटर्न भी करना होगा और जो इंटरेस्ट हर बार देना था वो तो देना ही देना होगा, है ना? इसी तरह लोन है तो लोन का भी एक फ़िक्स टेन्योर होता है। तो आपको इंटरेस्ट भी पे करना है और एक फ़िक्स टाइम पीरियड के बाद आपको उसका जो अमाउंट है, बोरोड अमाउंट वो भी पे करना है। लेकिन फिर भी ये भी ध्यान रखिए कि ये जो बोरोड फंड होते हैं, ये जो डेब्ट होते हैं ना, बेसिकली ये सभी सोर्सेज़ में सबसे लेस एक्सपेंसिव कहे जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा उसके पीछे जो रीज़न बनता है वो होता है टैक्स डिडक्शन, है ना? टैक्स का एडवांटेज मिलना। इस वजह से ये सबसे ज़्यादा चीपेस्ट सोर्स कहे जाते हैं, लिस्ट एक्सपेंसिव कहे जाते हैं, ठीक है? अब ये कैसे टैक्स एडवांटेज, टैक्स डिडक्शन का क्या मतलब निकला? तो एकदम कॉमन से समझिएगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 साइड में आप सारे खर्चे दिखाते हो और बाई साइड में आप सारी इनकम्स दिखाते हैं, है ना? तो अब आपको पता है कि अगर 2 साइड का एक्सपेंस ज़्यादा होगा तो बट ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट कम आएगा तो आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट की वजह से इंटरेस्ट क्या होता है एक्सपेंस साइड में चला जाता है और इसकी वजह से आपका प्रॉफिट कम दिखता है और आपको टैक्स में बेनिफिट मिल जाता है, टैक्स कम देना पड़ता है। तो इंटरेस्ट जो है आपको टैक्स का एडवांटेज दे देता है ना? ये टैक्स का एडवांटेज ही इसको चीपेस्ट बना देता है, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा एक और बात इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये एक्सपेंसिव कम है, ये बात तो क्लियर हो गई। टैक्स एडवांटेज मिल जाता है इंटरेस्ट की वजह से, ये चीज़ भी क्लियर हो गई। लेकिन इसके साथ फाइनेंशियल रिस्क जुड़ा हुआ होता है। फाइनेंशियल रिस्क किसे कहते हैं? वो एक अलग वीडियो में डिस्कस कर दिया गया, आप वहाँ पे देख सकते हैं। पर इन शॉर्ट आपकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मतलब ऐसी ज़िम्मेदारी जो पैसे में पे करनी थी, जब आप वो डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, आप वो नहीं पे कर पाते हैं, तो हम कहते हैं फाइनेंशियल रिस्क है ना? मतलब डिफ़ॉल्ट कितनी चांसेस है कि हम इस चीज़ में डिफ़ॉल्ट कर जाएँ, हम ना पे कर पाएँ, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है बोरोड फंड के साथ फाइनेंशियल रिस्क अटैच्ड होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट भी पे करना है हमेशा हर साल और साथ में प्रिंसिपल अमाउंट भी एक फ़िक्स टेन्योर के बाद रीपे करना है। तो हो सकता है कि जब फ़िक्स टाइम पे हमें पूरा अमाउंट पे रीपे करना है तब मेरे पास पैसे ना हों या किसी साल हमारा प्रॉफिट इतना कम हो गया हम इंटरेस्ट ना पे कर पाएँ, तो फाइनेंशियल रिस्क कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है आपके बोरोड फंड के साथ। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको बोरोड फंड का प्रपोर्शन फिक्स करना चाहिए। आपको मतलब आपके मतलब फाइनेंशियल मैनेजर को, ठीक है? आप अपने आप को फाइनेंशियल मैनेजर रख के सोचेंगे तो आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक? जब ओन फंड से चलो ठीक है, ओन फंड से बात करते हैं तो ओन फंड में ध्यान रखना होगा कि यहाँ एज सच कोई पेमेंट रिटर्न करने का कमिटमेंट तो नहीं होता है, लेकिन येस डिविडेंड की भी मैं बात कहूँ तो डिविडेंड भी ऐसा सच कंपल्शन तो नहीं होता है। पर देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पे समझिएगा, इनकी एक्सपेक्टेशन बहुत होती है, इक्विटी शेयर्स होल्डर की जो होती है, ओनर होते हैं ना, इनकी एक्सपेक्टेशन बहुत होती है कि इनको डिविडेंड मिले ही मिले। तो ये ना अभी वैसे समझिए कि भाई ठीक है कोई ज़रूरत नहीं है, कोई वो नहीं है, हमें डिविडेंड बाँटूँ ना बाँटूँ, है ना? कोई कमिटमेंट नहीं है कि पूरा का पूरा पैसा मुझे रीपे करना है, ये सब कोई कमिटमेंट हमारी नहीं है। तो येस ओन फंड तो बहुत ईज़ी हो गया, नहीं, ओन फंड ईज़ी नहीं है, ओन फंड में अभी आप छोटे लेवल पे हो, इसीलिए ये चीज़ें नहीं क्लियर की जा रही हैं। जब आप और बड़े जाओगे, आप एमबीए वगैरह, बीबीए वगैरह, बीकॉम करेंगे, आपको पता चलेगा कि नहीं, ओन फंड इक्विटी के भी अपने हैं, ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। मतलब इनको इनको ना डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है, इसकी वजह से भी ये हायर हो जाते हैं, मतलब हायर पे आउट पे चले जाते हैं।
तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए ओन्ड एंड बोरोड के। तो इनको ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना होता है, एक बेस्ट प्रपोर्शन फिक्स करके आपको डिसीजन लेना पड़ता है। So financial decision is all about how much to raise and from where to raise. That's it. ठीक है, अब हम बात करते हैं, जब हम ये डिसाइड करते हैं ना, तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे इस डिसीजन को अफेक्ट करेंगे। मतलब वो फैक्टर्स ऐसे हैं जिनका ध्यान में रखते ही हो सकता है हमारा डिसीजन बदल जाए। हम इक्विटी का प्रपोर्शन ज़्यादा कर दें या डेब्ट का प्रपोर्शन ज़्यादा कर दें, तो मतलब हमारे डिसीजन पे जिसका इफेक्ट पड़ता है वो कौन से फैक्टर हैं। ठीक है, तो पहले मैं उन फैक्टर्स के नाम बता दूं जिससे आपको वो याद हो जाए। तो पहले ही होते हैं कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट हो गया, कैश फ्लो पोजीशन हो गया, कंट्रोल कंसिडरेशन हो गया, फ्लोटेशन कॉस्ट हो गया, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट हो गया, रिस्क हो गया। ये 7 वो फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं किसी भी फाइनेंसिंग डिसीजंस को। ठीक है, कॉस्ट, कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी, कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन कैसी है, कंट्रोल का क्या कंसिडरेशन है आपके दिमाग में, आप कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन पे कितना हद तक चाहते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी है, ज़्यादा है या कम है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है, ज़्यादा या कम है, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट बूम पे है, डिप्रेशन पे है, कैसा है, और रिस्क कितना है। इन सब के बेसिस पे आपका डिसीजन डिपेंड करता है। ठीक है, अब निमोनिक्स अगर मैं दूं कि इसे याद कैसे करेंगे, तो हम कह सकते हैं 3C F2SR। ठीक है, 3C कौन कौन से हो गए, मैंने उसमें लिखा भी है, कॉस्ट, कैश, कंट्रोल। ठीक है, कॉस्ट, कैश फ्लो, पोजीशन ऑफ द कंपनी और कंट्रोल कंसिडरेशन। F2 कौन से हो गए, फ्लोटेशन कॉस्ट एंड फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। और SR क्या हो गया, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट एंड रिस्क। अच्छा, 3C F2SR तो ठीक है, पर अगर आपको 3C F2SR ये तो याद है, पर ये नहीं याद है कि 3C कौन कौन से थे। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप इस तरह से याद कर सको तो आप इस तरह से याद कर लो, या अगर आपको ये लगे कि 3C भी भूल सकते कि 2F कौन कौन से थे, 3C कौन कौन से थे फाइनेंसिंग डिसीजन में, तो उसके लिए एक और निमोनिक दे रहे हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए, ये फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंस मतलब पैसा है ना, तो पैसे का डिसीजन है, तो क्या करना होगा, कैश की कॉस्ट को कंट्रोल करना होगा। ठीक है, कैश की कॉस्ट को कंट्रोल करना है। कैश मतलब कैश फ्लो पोजीशन, कॉस्ट तो कॉस्ट ही है, कंट्रोल करना है मतलब कंट्रोल कंसिडरेशन। स्टेट में रिस्क फिक्स्ड एंड फ्लोट कर रहे हैं, तो कैश की कॉस्ट को कंट्रोल करना है, स्टेट में रिस्क फिक्स्ड एंड फ्लोट कर रहे हैं। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, रिस्क तो रिस्क ही है, फिक्स्ड एंड फ्लोट तो फिक्स कॉस्ट एंड फ्लोटिंग कॉस्ट। क्लियर है, तो कैश फ्लो पोजीशन, कॉस्ट हो गया, कंट्रोल कंसिडरेशन हो गया, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट हो गया, रिस्क हो गया, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया, और फ्लोटिंग कॉस्ट हो गया, फ्लोटेशन कॉस्ट हो गया। क्लियर है, तो ये आपको एक वो भी निमोनिक है, जिस तरह से भी आपको ये याद रहे फैक्टर्स, आप उस तरह से इसको याद कर सकते हैं। अब एक एक फैक्टर्स को हम समझ लेते हैं। ठीक है, पहले हम बात करते हैं कॉस्ट की। देखिए, कॉस्ट मतलब क्या हो गया, आप जिस भी सोर्स से पैसे को रेज करेंगे ना, अलग अलग सोर्स से पैसे रेज करने के लिए अलग अलग कॉस्ट पड़ती है ना। तो फाइनेंशियल मैनेजर, एक बुद्धिमान फाइनेंशियल मैनेजर को क्या चाहिए, एक प्रूडेंट फाइनेंशियल मैनेजर को क्या चाहिए कि वो उस सोर्स को चूज करे जो चीपेस्ट हो, मतलब लीस्ट एक्सपेंसिव हो, हमें वही सोर्स को चूज करना चाहिए। ठीक है, तो कॉस्ट को ध्यान में रखिए, क्योंकि मैंने पहले बोला आपके इस डिसीजन से ओवरऑल कॉस्ट जो है कैपिटल की वो डिटरमाइन हो जाती है, तो इसलिए कॉस्ट का ध्यान है कि मिनिमम कॉस्ट रहेगी तभी तो प्रॉफिट ज़्यादा हो पाएगा, तो कॉस्ट को मिनिमम रखना चाहिए। दूसरा रिस्क है। ठीक है, रिस्क, हर सोर्स के साथ रिस्क एसोसिएट होता है, अलग अलग सोर्सेज का अलग अलग तरह का रिस्क एसोसिएट है। तो फाइनेंशियल मैनेजर को चाहिए कि डेब्ट और इक्विटी का वो प्रोपोर्शन वो फिक्स करे जहाँ पे रिस्क लो हो। ठीक है, मतलब इस तरह से उस प्रोपोर्शन को सेट करे कि रिस्क कैसा आए, लो आए। ठीक है, इसके अलावा हमारा क्या था, फ्लोटेशन कॉस्ट। तो देखिए, फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब क्या होती है, फ्लोटेशन कॉस्ट होती है फंड को रेज करने के टाइम पे जो कॉस्ट इनकर्ड होती है उसे हम फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। अब जैसे मुझे इक्विटी शेयर्स से पैसे रेज करने हैं, ठीक है, अब इक्विटी शेयर से अगर मुझे पैसे रेज करने हैं तो ऐसे थोड़ी कि इक्विटी शेयर निकाला और पैसे आ गए अपने आप, नहीं, हमको हो सकता है अंडरराइटर होते हैं जो आपको कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम आपके शेयर्स को सेल करवा देंगे मार्केट में। ठीक है, तो वो गारंटी टाइप का लेते हैं हम, तो अंडरराइटर है, उनका कमीशन देना पड़ा, या आपको रजिस्ट्रेशन कराना रहा उसके लिए चार्जेस देने पड़े, है ना, या आपको कुछ और फीस देना पड़ा, कुछ और कमीशन देना पड़ा, कुछ और चार्जेस देना, मतलब उस पैसे को रेज करने के लिए, पैसा आए इसके लिए आपको कुछ खर्चे करने पड़े, वो खर्चे फ्लोटेशन कॉस्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर किसी फंड को रेज करने की फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा है तो वो सोर्स भी तो लेस अट्रैक्टिव हो जाएगा। भाई
आप जैसे आपको 100 करोड़ पाना है और 100 करोड़ पाने के लिए आपको 20 करोड़ का दिख रहा है फ्लोटेशन कॉस्ट ही, तो आप सोचिए 100 करोड़ में हमें 80 करोड़ का ही तो मिला, 20 करोड़ तो मेरे खर्च ही हो जा रहे हैं। तो फ्लोटेशन कॉस्ट अगर ज़्यादा होगी तो वो सोर्स अपने आप लेस अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो फाइनेंस डिसीजन लेते वक्त फ्लोटेशन कॉस्ट को भी ध्यान में रखिए। कॉस्ट तो ध्यान रखिए कि इंटरेस्ट लग रहा है, डिविडेंड देना पड़ रहा है, क्या जा रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जा रही है, तो कॉस्ट तो ध्यान दीजिए। रिस्क को देखिए कि डिफ़ॉल्ट होने का क्या रिस्क है, साथ में फ्लोटेशन कॉस्ट को भी देखिए। नेक्स्ट आता है कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी। कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी मतलब कंपनी में कैश की कैसी पोजीशन है, कैश स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड कर रहा है या कम है, मतलब कंपनी स्ट्रांगली उसके पास कैश, लिक्विड कैश है, लिक्विड फॉर्म में है। तो अगर कंपनी का जो कैश फ्लो पोजीशन है वो स्ट्रॉन्गर है तो वो डेब्ट फाइनेंसिंग को ले सकती है, ठीक है। क्योंकि क्या हो जाएगा कि आपके पास कैश है तो आप आराम से जो डेब्ट की ऑब्लिगेशंस है आप उसको पे ऑफ कर सकते हैं, तो आप डेब्ट की तरफ जा सकते हैं, है ना। पर अगर आपके पास, आपको दिख रहा है कि आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स में नहीं है कि जहाँ पे आपको रिटर्न हर साल अच्छे खासे आ रहे हैं, तो आपके पास डाउट रहेगा ना कि मैं इंटरेस्ट पे कर पाऊंगा भी कि नहीं कर पाऊंगा। तो अगर कैश पोजीशन अच्छी नहीं है तो आप डेब्ट की साइड जाने में थोड़ा डरेंगे। तो कैश फ्लो की पोजीशन कैसी है कंपनी की, ये भी इस बात पे डिपेंड करेगी कि हम क्या, कौन सा सोर्स डिसाइड करेंगे। इसके अलावा क्या आता है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करें तो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब हो गया ऑपरेशन, वर्किंग करने के लिए जो फिक्स्ड नेचर के खर्चे जो होंगे आपको हमेशा देने ही पड़ेंगे। तो जैसे कि बिल्डिंग का रेंट है, आपने बिल्डिंग हायर किया तो बिल्डिंग का रेंट आपको पे करना होगा। इंश्योरेंस आपने करा रखा है, गोडाउन का, स्टॉक का इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस करा रखा है तो उसका प्रीमियम आपको भरना पड़ेगा। एम्प्लॉई है, उनकी सैलरी देनी पड़ेगी। तो कुछ ऑपरेटिंग नेचर के खर्चे होते हैं। तो अब आपको देखना है कि अगर बिजनेस में हाई फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है तो फिर क्या होगा, फाइनेंसिंग कॉस्ट को आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। फाइनेंसिंग कॉस्ट मतलब क्या हो गया, इंटरेस्ट, है ना, जो आपका इनिशियल बर्डन पड़ेगा फाइनेंस का। तो आप अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग का यही सारे खर्चे हैं, इसका मतलब हर बार आपको इनको पे ही करना है। अब साथ में आपने डेब्ट का प्रपोर्शन भी ज़्यादा कर लिया तो एक हैवी अमाउंट का इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो आपने अपने ऊपर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा ली। तो अगर ऑलरेडी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है तो आपको फाइनेंसिंग कॉस्ट को कम करना चाहिए, है ना। तो डेब्ट आपको क्या करना चाहिए कि अपने प्रपोर्शन में डेब्ट के प्रपोर्शन को कम रखना चाहिए, लोअर रखना चाहिए, तभी आपके लिए अच्छा होगा। वरना डेब्ट भी ज़्यादा रख देंगे तो इधर ये सारे खर्चे तो देने ही देने हैं, साथ में आपको डेब्ट का भी इंटरेस्ट वगैरह भी ज़्यादा देना पड़ेगा, तो बहुत बर्डन आ जाएगा और डिफ़ॉल्ट करने की चांसेस बढ़ जाएंगे, फाइनेंशियल रिस्क हाई हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसी तरीके से अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम है तो आप डेब्ट फाइनेंस की तरफ प्रेफर कर सकते हैं कि भाई यहाँ के खर्चे बहुत ही कम है, बिल्डिंग मेरी ओन्ड है और सब कुछ है, इस मतलब आप देखेंगे सारे खर्चे। अगर आपको लग रहा है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट तो बहुत मिनिमम है, सो येस हम डेब्ट फाइनेंस की तरफ प्रेफर कर सकते हैं, तो डेब्ट के प्रपोर्शन को बढ़ा सकते हैं। तो ये भी मैटर करता है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, तब हम उस हिसाब से फाइनेंसिंग डिसीजन लेंगे। नेक्स्ट है कंट्रोल कंसिडरेशन। कंट्रोल कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, देखिए ओन्ड इक्विटी इशू करेंगे तो ओनर बनेंगे, ओनर बनेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो ये देखना है कि अगर आप इक्विटी को ज़्यादा इशू करते हैं तो येस मैनेजमेंट का कंट्रोल डाइल्यूट होता है, मतलब कई लोगों के पास चला जाएगा जितने ज़्यादा इक्विटी शेयर्स होल्डर होंगे। तो अब आप क्या चाहते हैं, अगर कंपनी टेक ओवर से डरी हुई है, उसको लगता है कि इस तरह से अगर रहा तो कंपनी का मैनेजमेंट इन लोग के हाथ में ही हो जाएगा और दिक्कत है, तो ऐसे सिचुएशन में वो डेब्ट फाइनेंसिंग की तरफ जाएगी, क्योंकि डेब्ट फाइनेंसिंग में ऐसा कुछ है ही नहीं है, उनको डिसीजन लेने का कोई पावर ही नहीं है, वो कोई मैनेजमेंट में रोल ही नहीं प्ले करते डेब्ट वाले। तो आप डेब्ट फाइनेंसिंग की तरफ जाएंगे तो कंट्रोल के रिगार्डिंग आपका क्या कंसिडरेशन हो, उस हिसाब से भी आप डिसाइड करेंगे कि हमें किस सोर्स से कितना पैसा रेज करना है। एंड देन लास्ट वन इज व्हाट, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट मतलब कैपिटल मार्केट का समझिए कि जहाँ पे, जैसे स्टॉक मार्केट की मैं बात करूँ तो स्टॉक मार्केट में ही इक्विटी शेयर्स सेल परचेज होते हैं, रीसेल वगैरह हो रहे होते हैं ना। तो अगर वो बहुत अच्छा चल रहा है, कैपिटल मार्केट की हेल्थ जो है, मतलब वो कंडीशन बड़ी अच्छी है, सो आप क्या कर सकते हो, आप अच्छा मतलब आप उस टाइम पे इन इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक मार्केट राइज कर रहा है तो इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमारी इक्विटी की वैल्यू अच्छी जाएगी, सब कुछ सही जा रहा है। पर वही डिप्रेस्ड है तो आप ऐसा नहीं कर सकते। सो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करेंगे कि आप किस सोर्स से और कितना फंड को रेज करिए, ठीक है। सो याद कराने के लिए अभी याद रहेगा, कॉस्ट कैश कंट्रोल ना, कैश की कॉस्ट को कंट्रोल करना है, कैश फ्लो की पोजीशन देखो, कॉस्ट देखो, कंट्रोल कंसिडरेशन देखो। स्टेट में रिस्क फिक्स एंड फ्लोट कर रहे हैं, स्टेट कैपिटल ऑफ मार्केट को ध्यान देना होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर वो इंक्रीज कर रहा है, कैपिटल मार्केट अच्छी पोजीशन होल्ड कर रखा है तो फिर हम इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। रिस्क कैसा है, और रिस्क ज़्यादा है तो फिर आप ऐसे सोर्स को चूज़ करिए जिसमें रिस्क मिनिमम हो। फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है तो भाई डेब्ट को कम करिए। फ्लोटिंग कॉस्ट को ध्यान दीजिए, फ्लोटेशन कॉस्ट को, उस सोर्स को कम लीजिए जो फ्लोटेशन कॉस्ट जिसकी ज़्यादा, जिसको
पैसे को रेज़ करने की खर्चे ज़्यादा हैं, भाई उस सोर्स को कम चूज़ करिए। तो ये वो तरीके हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।